बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पार्ट 2। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसको पढ़ने के लिए हम एक प्रश्न करते हैं। आपने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। ये कौन सी कक्षा में सीखा था? 7वीं कक्षा में। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकती हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। विद्युत धारा के कुछ प्रभाव हैं। पहला, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और तीसरा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो वह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? इसके लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। दो बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रैगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कार्बन की छड़ें नहीं है तो आप लोहे की कील को भी ले सकते हैं। किसी कांच के ग्लास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए, पानी भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक, जो हम खाने वाला नमक यूज़ करते हैं, वो या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबाइए, यानी ये दोनों जो कार्बन की छड़ें हैं या लोहे की जो आपने कीलें ली हैं, उनको इस विलयन में डुबाना है। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहे, और ये भी सुनिश्चित करना है कि इनकी छड़ों की जो टोपियां हैं वो बाहर रहें। किससे बाहर रहें? जल से। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए, यानी कार्बन को की जो छड़ें हैं या लोहे की जो आपने कील ली है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देखते हैं? तो आपका उत्तर होगा हाँ, हम इलेक्ट्रोड के समीप ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गैसों के बुलबुले देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है, क्या हम विलयन में से हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। जो विलयन हमारा है उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है कि विलयन का रंग कौन सा होगा। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं जिनके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1753 से 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं, जैसा कि आपने क्रियाकलाप में देखा। अब बच्चों, बूझों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। यह आप भी कर सकते हैं और आपको भी ये परीक्षण करना है। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा टेस्टर के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए समपरीक्षित के तारों को बाहर निकालना भूल गया।
लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धड़ टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। कि जब भी हमको धन टर्मिनल को पहचानना है तो हम इस प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूझों ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था, आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आलू विद्युत चालन करता है। बूझों ने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य चीज़ खोज लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार हुई हैं। विद्युत लेपन। स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। आपने देखा होगा कि नई साइकिलें जो होती हैं उनके पट्टियों के रिम जो होते हैं वो बिल्कुल चमकदार होते हैं, लेकिन यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत क्या हो जाती है, उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने इसी तरीके से महिलाओं के आभूषण भी देखे होंगे जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार विक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके हम देखते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए, यानी कि डिस्टिल वाटर लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रैगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। पहले तो रैगमाल से इसको साफ करना है, फिर इसको पानी में धोकर सुखाना है। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। फिर इनको किसके विलयन में डुबोना है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखना है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? हाँ, हम एक इलेक्ट्रोड में अंतर पाते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर तांबा जमा हो गया है। क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? तो हाँ, हम इस पर एक परत चढ़ी देखते हैं। इस परत का रंग कैसा है? इस परत का रंग हरा नीला है। बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे यह इलेक्ट्रोड संयोजित है। यह इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है।
तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरा इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट का बना है, उससे समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जो कॉपर कम होता है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी यानी नल, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। बच्चों, आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्रोमियम क्या हम विद्युत लेपन क्यों करते हैं धातु का? हम इसी से पार्ट्स बना लें। तो ये धातु बहुत महंगी होती है और इसलिए जो उसके पार्ट्स हैं किसी भी वस्तु के, वो सस्ती धातु से बनाए जाते हैं और इन पर क्रोमियम की परत को निक्षेपित कर दिया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। इसी प्रकार से आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में सोने या चांदी के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। इसी प्रकार से पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। जो पुल होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए लोहे धातु का उपयोग किया जाता है। लोहा जो है वायु तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग लगने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए बहुत जल्दी ये संक्षारित भी हो जाता है और इसको संक्षारण से बचाने तथा जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यानी उन कारखानों से जहाँ से ये विद्युत लेपन के विलयन निकलते हैं, उनका निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या बन गई है। यह एक प्रदूषककारी अपशिष्ट होता है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। इस पाठ के माध्यम से आप विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।